हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको यूनिट फर्स्ट का सी पढ़ाया जा रहा है, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। और इसमें इस चैप्टर के जितने भी थ्योरिकल टॉपिक्स थे उन सारे टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के क्लास में इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखने वाले हैं, उसका हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए सिस्टमैटिक हम लोग लगभग 35-40 क्वेश्चन को देखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर से एग्जाम के पर्पज से। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में परिवहन जो है किस क्रिया द्वारा संपन्न हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर होगा विसरण। एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन यानी विसरण की क्रिया द्वारा संपन्न हो जाता है। मृदा से जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, यानी मिट्टी जो होती है मिट्टी से जल का अवशोषण पेड़ पौधे करते हैं, लेकिन किसके द्वारा जल को खींचते हैं। तो देखिए जड़ में जो पतला पतला धागे की जैसी रचना निकली होती है ना, उसी को मूल रोम कहते हैं, और मूल रोम के द्वारा ही जल का अवशोषण होता है। अब कहेंगे नहीं सर हम तो जाइलम उत्तक सुने, तो भाई जाइलम उत्तक जल का परिवहन करता है, हम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, अवशोषण की बात कर रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पौधों में जल और घुलित खनिजों का परिवहन कौन सा उत्तक करता है। इसका आंसर होगा जाइलम उत्तक, जो जल को जड़ से पहुंचाता है पत्तियों तक और खनिज लवण को भी, जाइलम उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम उत्तक का परिवहन किस डायरेक्शन में होता है। तो चूंकि जड़ से जल को पहुंचाना है पत्तियों तक, तो इसलिए नीचे से ऊपर की ओर ले जाना पड़ेगा, यानी ये किस डायरेक्शन में होता है। तो हम कहेंगे नीचे से ऊपर की ओर, इस डायरेक्शन में होता है। फिर कह रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है। तो इसका आंसर होगा फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम उत्तक जो है ये पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, यानी जब भोजन बन जाता है तो भोजन के रूप में तो ग्लूकोज बनता है, तो क्या ग्लूकोज के रूप में उसका स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरे जगह तक। जब भोजन पौधों में जाता है तो ग्लूकोज के रूप में भोजन तैयार होता है, तो क्या ग्लूकोज के रूप में ही वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है। नहीं, ग्लूकोज जो है वो सुक्रोज के रूप में बदलता है, और सुक्रोज के रूप में भोजन का स्थानांतरण होता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक। पूछ रहा है कि फ्लोएम द्वारा परिवहन का कार्य किस दिशा में होता है, यानी फ्लोएम उत्तक जो भोजन को ऊपर से नीचे ले जाता है और फिर नीचे से ऊपर ले जाता है, यानी नीचे तथा ऊपर दोनों दिशाओं में फ्लोएम उत्तक जो है ये कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का लगातार अवशोषण किस बात पर निर्भर करता है। तो फिर इसका आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। पौधों में जल का लगातार अगर ऑब्जर्वेशन होगा तो ये किस बात पे डिपेंड करता है, तो वाष्पोत्सर्जन पर, यानी वाष्पोत्सर्जन जितना तेजी से होगा। मेरे कहने का मतलब जब पौधे जल को ऑब्जॉर्व करते हैं तो भेजते हैं पत्तियों के पास भोजन बनाने के लिए, पत्तियां भोजन बना लेती है तो उसमें मात्र बहुत कम जल का यूज हो पाता है, मात्र 10% ही जल का वहाँ यूज होता है, बाकी 90% जल का वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। तो जितना जल्दी वाष्पोत्सर्जन होगा उतना ही जल्दी फिर से जो है जल का अवशोषण पौधों में होगा। जड़ द्वारा प्राप्त किए गए जल का कितना % भाग प्रकाश संश्लेषण में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 10%, यानी 10% भाग जो है प्रकाश संश्लेषण में यूज हो पाता है। ब्लड जो होता है यानी हमारा जो रक्त है ये किस प्रकृति का होता है। तो फिर इसका जो है आंसर ये होगा क्षारीय। रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान की अगर बात करें तो ये 7 से थोड़ा सा अधिक होता है, और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय नेचर का होता है, और इसलिए रक्त भी क्षारीय है। रक्त में प्लाज्मा कितना % पाया जाता है। तो फिर इसका आंसर होगा 55%, 55% प्लाज्मा होता है। फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा सीरम, मतलब जिस प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तब वो सीरम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए ना एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ जो 18 नंबर दिख रहा है भी प्लाज्मा से रिलेटेड ही है। प्लाज्मा के प्रमुख घटक कौन कौन है। तो देखिए प्लाज्मा में सबसे अधिक जल पाया जाता है 90%, फिर प्लाज्मा में प्रोटीन की भी मात्रा होती है लगभग 7%, और फिर प्लाज्मा में 3% जो बच रहा है उस 3% में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं या अकार्बनिक पदार्थ वगैरह भी शामिल होते हैं प्लाज्मा के अंदर। तो ये प्लाज्मा के प्रमुख घटक है।
अब कह रहा 13 नंबर में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। यानी एक प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, अगर ये ब्लड में उपस्थित रहता है तो ब्लड का कलर जो है लाल रंग का दिखाई पड़ता है, और हीमोग्लोबिन की जब कमी होने लगती है तो ब्लड का जो रंग है वो पीला पड़ने लगता है। किसे ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है? तो देखिए यही हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। अब कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणुओं से संयोग करने की क्षमता होती है? तो देखिए हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है ना, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल के साथ अकेले रिएक्शन कर लेता है, संयोग कर लेता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में WBC और RBC का अनुपात कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 1:600। देखिए चूंकि पहले WBC दिया है इसलिए पहले WBC का, बाद में RBC है तो बाद में RBC का लिखे हैं। अगर WBC का 1 कण है तो वहाँ RBC का 600 कण होता है। रक्त का कौन सा भाग रक्त को थक्का बनाने का यानी रक्त जमाने का काम करता है? तो इसका आंसर होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है रक्त को थक्का बनाता है। इसका एक और नाम है, प्लेटलेट्स को रक्त पट्टिकाणु भी कहा जा सकता है, इसको रक्त पट्टिकाणु भी कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें टोटल 18 क्वेश्चन अभी देखें। आइए इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मछली के हृदय में कितने वेस्म होते हैं? यानी मछली का जो हार्ट होता है उसमें टोटल कितना चैम्बर होता है? तो इसका आंसर होगा 2। मछली के हृदय में केवल 2 ही चैम्बर होता है, और मनुष्य के हृदय में टोटल 4 चैम्बर होता है। तो 20 नंबर में पूछा जा रहा है मनुष्य के हृदय में टोटल कितने वेस्म होते हैं? तो इसका आंसर होगा 4। कह रहा है कि दायां और बायां अलिंद डॉडट द्वारा एक दूसरे से विभाजित होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा अंतरा अलिंद भित्ति द्वारा, क्योंकि दोनों अलिंद ही के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा अंतरा अलिंद भित्ति द्वारा, यानी दायां अलिंद और बायां अलिंद जो है ना, ये दोनों अंतरा अलिंद भित्ति द्वारा एक दूसरे से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में कौन लाता है? तो इसका आंसर होगा महाशिरा, यानी महाशिरा जो है शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में ला देता है। किसके द्वारा अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा में भेजा जाता है? तो फिर इसका आंसर होगा फुफ्फुस। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये फेफड़ा से जुड़ गया तो इसलिए फुफ्फुस होगा, और चूंकि हृदय से बाहर निकल रहा है यानी धमनी ही होगा, तो इसका आंसर होगा फुफ्फुस धमनी। फिर पूछ रहा है कि फेफड़ा में शुद्ध किया गया रक्त किसके द्वारा हृदय में लाया जाता है? चूंकि फेफड़ा से आ रहा है तो फुफ्फुस शब्द तो जुड़ेगा ही, और बाहर से आके हृदय में जुड़ रहा है इसलिए सीरा होगा, फुफ्फुस सीरा। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? तो इसका आंसर होगा महाधमनी। महाधमनी जो है शुद्ध रक्त को हृदय से निकालकर और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है हृदय के वेस्मों के संकुचन को, यानी हृदय का वेस्म जब सिकुड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए उसको सिस्टोल के नाम से जाना जाता है, उसको हम सिस्टोल कहते हैं। हृदय के वेस्मों के शिथिलन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डायस्टोल, इसको डायस्टोल के नाम से जाना जाता है। अब कह रहा है हृदय, मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो देखिए एक सामान्य व्यक्ति का जो हृदय है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य में रक्त परिसंचरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा दोहरी रक्त परिसंचरण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद कह रहा है कि हमारे हृदय की केशिकाएं जुड़कर डॉट का निर्माण करती है, तो इसका आंसर होगा सिरिकाएं। मतलब केशिकाएं आपस में जुड़कर सिरिकाएं बनाती है और सिरिकाएं आपस में जुड़कर सिराएं बनाएगी। एक सिस्टोलिक प्रेशर डॉट पारा के स्तंभ के बराबर होता है, इसका आंसर होगा 120 mm। ठीक है, मतलब जब हृदय सिकुड़ता है ना तो उस समय 120 mm पारा के स्तंभ के बराबर दाब क्रिएट होता है। एक डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है ये 80 यानी 80 mm पारा के स्तंभ के बराबर होता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति जो होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति, उसका रक्त दाब कितना होता है यानी उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो उसका ब्लड प्रेशर सिस्टोल के समय 180, डायस्टोल के समय 120, सिस्टोल के समय, डायस्टोल के समय 80 यानी 120/80 mm पारा के स्तंभ के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है रक्त दाब को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए उसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, रक्त दाब को मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये टोटल 34 क्वेश्चन हुआ। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। इसमें टोटल 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए।
तो और अगले वीडियो में इससे आगे बढ़कर और हम लोग देखेंगे कि इसके बाद जो चैप्टर है यूनिट फर्स्ट का डी, उसका नाम है उत्सर्जन। तो उसके सारे थ्योरिकल और ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सिस्टमैटिक पढ़ेंगे।